नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश खास मुलाकात। इस खास मुलाकात में हम हमेशा एक ऐसी खास हस्ती से, शख्स से मुलाकात कराते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और आज इस वक्त हमारे साथ उस खास मुलाकात में मौजूद हैं राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव और मारवाड़ के कद्दावर किसान नेता बैराराम सियोल, जो ओसियां से प्रतिनिधित्व करते हैं। ओसियां आपको अच्छी तरह से याद होगा, पिछले चुनाव में मदेना परिवार की दिव्या मदेना को जिस तरीके से हार का मुंह दिखाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के साथ में चाहे संगठन का मामला हो, चाहे लोकसभा चुनाव में जोधपुर और पाली जहां जहां प्रभाव हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, हर तरह से सहयोग किया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चाहे पार्टी को मजबूत करना हो, चाहे सरकार की जो नीतियां हैं वो आम जनता तक पहुंचानी हो, और जनता के साथ में आत्मसात करते हुए अपने क्षेत्र में, गांव में, गली में, ढाणी में, मोहल्ले में व्यस्त रहना हो, और उस तरह से एक जो छवि का निर्माण किया है। बैराराम सियोल का साफ तौर पर एक ही मूल मंत्र है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव के साथ साथ धर्म है, संस्कृति है, उनको साथ लेते हुए सरकार के जो कामकाज हैं उनको जनता तक पहुंचाना। और इन्हीं के बीच में सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, बहन जी 365 दिन 24 घंटे आप जनता के बीच में, जो अभी हम जब आए तब भी आप जनता की समस्याओं को लेकर तखमीना बना रहे थे, आपके जो साथी नेता हैं, अदृश्य साथी हैं, उन सबके साथ चर्चा कर रहे थे, तो क्या जनता ही माई बाप है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर तो ये दूसरा जनता ही आपकी असली मालिक है। ये दूसरा लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर ये दूसरा 5 सालों का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। उस पर्व के अंदर ये दूसरा जनता अपनी पसंद का नेता को अपना मतदान देता है, और उस मतदान का उस जनप्रतिनिधि को 5 साल के अंदर उस जनता का विश्वास, उस क्षेत्र का विकास एकदम सुदृढ़ रूप से हो और सबको साथ लेके चले, इस प्रकार की भावना लेके चलते हैं, जिससे तभी जनता का विश्वास जीता जाता है। लेकिन पिछली बार तो आप संसदीय सचिव भी थे, तब भी आपके ऊपर वो संसदीय सचिव का वो ऑरा काम नहीं करता, एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि का ऑरा काम करता है। इस बार भी जनता दरबार पहले की तरह लग रहा है, जनसुनवाई वैसे के वैसे कर रहे हैं, और कई बार तो आप किसानों के साथ ज़मीन पर बैठ जाते हैं, जबकि चुनाव में वापस आने में वक्त है, फिर भी जनता के साथ जिस तरीके से आपका जो जुड़ाव हो गया है, आपको लगता है कि कोई मंत्री पद या संसदीय सचिव का पद वो आपके ऊपर हावी नहीं रहता, आपकी सिर्फ जनता का प्यार और जो जनता ने विश्वास के साथ आपको विधानसभा भेजा, उसका कोई दायित्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये दशा है कि आपका चाहे सांसद का पद हो, चाहे विधायक का पद हो, चाहे कोई सा भी जो जनता का जनप्रतिनिधि है, उनको गांव और ढाणी में आके उनको बात करने में कभी भी कोई झिझक नहीं होती। राजसवाल ये जैसे पिछले कार्यकाल में मैं संसदीय सचिव था, उस वक्त भी जनता का यही लगाव था। मैं 2013 में चुनाव जीता, ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपकी कॉलेज आई, उस कॉलेज के अंदर यूजी भी थी, पीजी भी थी। ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर केंद्रीय विद्यालय आया। लगभग 750 से 800 किलोमीटर आपकी ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कें बनी। जैसे पेयजल के अंदर आपका बहुत ही अच्छा काम हुआ, लगभग ऐसा 750 नए नलकूप उस वक्त खुदे। बोलना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मुझे उच्च माध्यमिक या जैसे विद्यालय स्थापित किया, और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा सुधार का काम किया। उस वक्त का यदि आप काम देखेंगे 2013 से 18 का, तो डीपीसी के तहत उन पुलिस अध्यापकों की पदोन्नति और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक आमूल चूल परिवर्तन किया था। जब से 2023 में जनता ने ये जैसे मुझे चुनकर भेजा है, और राजस्थान के अंदर पुलिस आदरणीय भजनलाल जी की जब से सरकार आई, तब से आम जन के हित में क्या काम हो सकता है आप ये देखेंगे। पहले साल का जो बजट दिया है हमने, जो ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मांगा है वो हमारे को सब मिला है। जैसे तिवरी के अंदर नगर पालिका मिली है, अपनी चिरई के अंदर पुलिस CHC मिली है, जैसे 25 करोड़ की एक, जैसे माड़ूंगा से लेके आपकी डीगाड़ी गगाड़ी 5 लाख तक की एक आपको बजट में सड़क मिली है, जैसे पशु अस्पताल मिले, और भी बहुत सारे विकास के कार्य मिले।
इसके अलावा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी को और अपने उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि ओशियां जैसे डबल क्रॉप एरिया के अंदर आपकी टोल फ्री आपकी CRIF के तहत लगभग 100 करोड़ की 67 किलोमीटर लंबी सड़क थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे देश के जो सड़क मंत्री बोलना चाहिए आदरणीय गडकरी जी कहते हैं कि आज अमेरिका विकसित क्यों है, उसका एक ही कारण है और वो कारण है उस देश में अच्छी सड़कों का निर्माण। आज ओशियां यदि आगे बढ़ेगा तो उसका सबसे पहला कारण यदि होगा तो ओशियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये सड़कों का निर्माण 100 करोड़ की सड़क मिली है। मैं देश के अपने प्रधान सेवक और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अमृतसर से जामनगर तक आपकी भारतमाला सड़क दी है, वो पूरे ओशियां विधानसभा क्षेत्र से होते हुए गुजरती है। और जब उस भारतमाला के ऊपर कोई भी आपका व्हीकल उसके ऊपर चलता है तो 120 से 130 की स्पीड से चलता है और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी राइडर के, बिना किसी बाधा के NHAI ने पूरे सड़क जो सुरक्षा के नियमों को पालन करते हुए ये जैसे जो गति दी है वो ओशियां विधानसभा क्षेत्र और पूरे भारत के विकास के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या यही एक कारण तो नहीं है कि प्रधानमंत्री चूंकि पूरा देश के मालिक हैं, प्रधान हैं, सेवक हैं, तो वो तो अपनी मन की बात रेडियो के माध्यम से करते हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाते हैं और उनकी मन की बात को सुनते हैं और आगे पहुंचाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं या केंद्र से गडकरी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि सुना कि आप दिल्ली और जयपुर तक जनता की समस्या पहुँचा के समाधान कर लें। और देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि एक ऐसा जागरूक जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है, ये फर्ज होता है कि वो बोलना चाहिए सही समय पर और सही प्लेटफॉर्म पर उस समस्या को रखे और उसको समय के एक दूसरे टाइम फ्रेम में उस समस्या का समाधान भी करे। कोई भी जागरूक जनप्रतिनिधि उस टाइम फ्रेम में और समयबद्ध तरीके से काम करता है तो उस समस्या का समाधान भी होता है। आपको विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। आप ये मेरे गांव के अंदर ये ऑफिस देखेंगे, इस ऑफिस के अंदर लगभग जैसे 5 से 10 कार्मिक काम करते हैं। प्रत्येक ऑफिस के रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड है, प्रत्येक विभाग की एक फाइल है, एक कोई चिट्ठी आती है, उस चिट्ठी के ऊपर क्या काम होता है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है और उस चिट्ठी के पीछे फॉलोअप होती है। और आदरणीय जैसे मोदी जी का जो सबसे बढ़िया नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी नारे के तहत 2023 से अनवरत हम लोग लगातार बोलना चाहिए 2028 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, आगे 33 के अंदर भी रहेगी, आगे आपकी 38 में भी रहेगी, आगे आपकी 42 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। लेकिन इतने बड़े घराने की बेटी को आप शिकस्त देने के बाद आपके चेहरे पे कोई गुरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है? देखिए, हमारे मुझे धार्मिक शास्त्रों में कहा जाता है कि हमेशा घमंड टूटता है, तो घमंड पैदा ही क्यों करें? जब घमंड पैदा ही नहीं होगा तो टूटेगा ही नहीं। पद हो या पद नहीं हो, आपने चुनाव लड़ा है या चुनाव नहीं लड़ा है, आप अपने काम में आनंद लीजिए, वही आपका जीवन का सबसे बढ़िया सुख है। ओशियां के लिए कुछ नया क्या करना है? पाइपलाइन में क्या क्या कुछ प्लानिंग है? कल की क्या प्लानिंग है आप किसी को नहीं बताइए। आप काम करते रहिए, काम को अंजाम तक पहुंचाते रहिए और जब काम हो जाए तो सफलता का शोर ऐसा चारों तरफ अपना आप बजेगा। लेकिन जो आप भाजपा के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ में संगठन की मजबूती के लिए, सरकार की योजना आगे पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा सद्भाव आपका सबके साथ तारतम्य, किसी के साथ कोई 1% भी कोई वैसी बात नहीं, लेकिन फिर भी जब तक आपके हाथ में एक जिम्मेदारी नहीं हो तो आपको लगता है कि थोड़ा सा आप खुद के साथ जस्टिफिकेशन या जनता के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं? कौन कहता मेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है? ये दूसरा राजस्थान के अंदर सरकार हमारी है, जैसे मुख्यमंत्री हमारा है, हम उस मुख्यमंत्री के हिस्से हैं, हमने सरकार बनाई है, हमारी अपनी सरकार है। और एक चीज़ जो मैंने पिछले कथन में आपको एक बात कही है
जब हमारे राजस्थान सरकार का बोलना चाहिए पहला फुल बजट आया था, किसी ने भी ये सोचा कि इतना शानदार और जानदार बजट मिलेगा? किसी ने भी ये सोचा कि ERCP सिर्फ और सिर्फ ऐसे 6 महीनों के अंदर 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट राजस्थान को मिलेगा, जिसमें 90% भागीदारी केंद्र सरकार की रहेगी, सिर्फ 5% राजस्थान सरकार का, 5% मध्य प्रदेश सरकार का। और कभी भी ये भजनलाल जी ने, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहीं पर भी ये घोषणा नहीं की कि मैं पहले ही साल के अंदर बोलना चाहिए राइजिंग राजस्थान लेके आऊँगा और इतने लाख करोड़ रुपए का MOU साइन कराऊंगा। तो वो भी तो भजनलाल जी ने भी तो अपनी कभी प्लानिंग नहीं बताई। आपने अभी मेरे से पहले पूछा था कि आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, आप क्यों नहीं बता रहे हो? तो वो तो हम नहीं बताएंगे ना, जब हमारे मुख्यमंत्री जी भी नहीं बताते तो हम क्यों बताएंगे? और आप देखते रहिए। और आगे भजनलाल जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक बात के लिए ये तो मांग हमारी जरूर रहेगी, जो मांग हम बहुत मजबूती के साथ से पहुंचाएंगे कि जब देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी, हमारे राजस्थान प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब मिलकर सिर्फ 6 महीने के अंदर ERCP लेके आ सकते हैं, तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए भी एक WRCP वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना भी आ सकती है। उसके लिए इन नदियों का पानी, आपकी रावी, सतलज, घग्गर, जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है, उन ये जैसे पानी को यदि अपन पश्चिमी राजस्थान में लेके आ जाए, मैं समझ रहा हूँ कि ये पश्चिमी राजस्थान, ये आपका राजस्थान का कश्मीर होगा। इतनी ज़मीन है बहुतायत में, इतने बोलना चाहिए सोलर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी नहीं, पूरे विश्व के अंदर राजस्थान आज बोलना चाहिए सोलर उत्पादन, बोलना चाहिए सौर ऊर्जा के अंदर प्रथम है। यदि इस क्षेत्र के अंदर यदि पानी मिल जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि ये क्षेत्र ये दूसरा स्वर्ग होगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेगी। तो ये दूसरा मेरा बोलना चाहिए फेस्ट इंडिया चैनल के माध्यम से और मिस्टर राजीव गौड़ के माध्यम से मैं सरकार के सामने भी इस बात की अपील रखूँगा कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये हमारी WRCP आए, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, हमारे किसानों के बच्चे भी आगे बढ़े। इसी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रहेगा। सबका साथ, सबका विकास, देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस राष्ट्र का विकास इन 10 सालों 11 सालों में हुआ है तो वही एक वाक्य, उसको ध्येय वाक्य बना लिया बैराम सियोल ने। जो अब तक की जो बातचीत सामने है उसमें कॉन्फिडेंस भी नज़र आया और संतोष भी, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि मन की बात अभी नहीं बताएंगे और मन की मन में रखेंगे। और जिस तरह से राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करके दिखाया है, वैसे ही WRCP को लेकर के जो बात कही है उसको लेकर के इस बार के बजट के अंदर कुछ घोषणा भी हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और हो सकता है मुख्यमंत्री इस वक्त एक एक व्यक्ति को, एक एक विधायक को, एक एक क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखकर सुझाव ले रहे हैं बजट को लेकर, तो निश्चित रूप से ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर बैराम सियोल ने कितनी ड्रेसेस तैयार करा के रखी है, यदि उनको मंत्री बनाया जाता है तो नई पोशाकें कितनी हैं, और साथ में जनपत्री किसको दिखाई है, कौन से मंत्री बनने वाले हैं, और मंत्रिमंडल की दौड़ के अंदर आप कहां तक पहुंचे हैं, पिछली बार क्यों अटक गया था मामला। ब्रेक के बाद देखिए खास मुलाकात के अंदर वो पार्ट जिसके अंदर उजागर होंगे कई सारे सच। देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास मुलाकात में खास शख्सियत पूर्व संसदीय सचिव बैराम सियोल हैं, जो ओसियां क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। और जिस तरीके से अहम के साथ चिल्लाने वाली पूर्व विधायक को पटकनी देकर के यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे में राजस्थान के उन कद्दावर नेताओं में नाम आ गया है कि ये बैराम सियोल जब पूरी प्लानिंग से लड़ते हैं तो किसी को भी पटकनी दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही है,
हमने ब्रेक के पहले कहा था कि कहीं न कहीं जन्मपत्री की बात हो या रेस में है, जरा बात करते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि विधायक है तो मंत्री बने, मंत्री बाद MP का लड़े, सेंट्रल मिनिस्टर बने, हर व्यक्ति का चाहत होती है। आपकी भी कोई चाहत होगी? सूत्रों से पता लगा कि कुछ ड्रेसेस प्लानिंग किए हुए हैं, जन्मपत्री भी दिखाई है, अब वो समय आने वाला भी है। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? ये जितनी भी बातें कही है, ये फेस्ट इंडिया के हमारे राजीव गौड़ जी की बातें। हमारे पास में जो ड्रेसें हैं, वो ड्रेसें जो पहले सिली हुई है वही सिली हुई है। ये जैसे नई ड्रेस अभी मैंने एक भी नहीं सिलाई। हाँ, ये ज़रूर है कि आज ये जैसे मेरे घर में पोते का जन्म हुआ है, तो हो सकता है बेटा कोई नई ड्रेस लेके ये जैसे मेरे को गिफ्ट कर दे, वो एक अलग बात है। और जहाँ तक आपने मेरे को बोलची मंत्री जी की ये वो बातें कही है, मैं इस बोलची मंत्री की ये जैसे दौड़ में नहीं हूँ। जो क्षेत्र के विकास के कार्य होने चाहिए उसके ऊपर मैं अपना ध्यान दे रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। और जो अपने क्षेत्र की जनता के विकास के कार्यों के ऊपर जब हमारा ध्यान है, तो हमारा ध्यान जो है अन्य चीज़ों में नहीं जाता है। जैसे बोलचे महाभारत के अंदर बोलचे अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ आँख दिखाई देती है, और मैं तो सिर्फ आँख भी नहीं देखता हूँ, आँख के अंदर का कॉर्निया देखता हूँ। आप कॉर्निया तो देखते हैं, लेकिन अब पवित्र महीने में आपके घर में पोते का जिस तरीके से आना हुआ है, कहते हैं कि ये खुशहाली का एक प्रतीक भी माना जाता है। और फिर भी अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, सबका अपना अपना भाग्य होता है, और सब अपना भाग्य अपने जन्म से अपने साथ में लेके आते हैं। बोलची कुछ प्रारब्ध का होता है, और कुछ इस धरती पर आकर अपने जो कर्म करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार उसको फल मिलता है। ओसियां विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा जैसे हिंदुस्तान का, जिसके प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवद गीता है, और मैं उस गीता का उपासक हूँ। गीता में आपके 18 अध्याय है, आपके 700 श्लोक है। उन ऐसे श्लोकों में सब चीज़ें दी हुई है। लेकिन वो गीता घर घर पहुंचाने का काम भी आपने किया, घर घर में तुलसी का पौधा पहुंचाया, और माना जाता है कि पहली बार जो आपको आशीर्वाद मिला वो एक बड़ी वजह मानी जाती है। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई गुप्त पूजा भी की हो, कुछ यज्ञ भी किया हो? वो श्रीमद् भगवद गीता मैंने पहुंचाने का काम नहीं किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा कि ये काम तो बोलो भगवान श्री कृष्ण का है, ठाकुर जी का, और ठाकुर जी ने ही काम किया है। चलिए, ये साफ को इसलिए कि आपका अनुशासन, पार्टी का अनुशासन, स्वयं अनुशासन हो सकता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री 1 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तत्काल पहुंच जाना, राइजिंग राजस्थान सबके सामने तत्काल प्रोग्राम विदेश से लगे, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नियमित रूप से जिस तरीके से अधिकारियों से बात से कानून छान, पेपर लीक का जो कमिटमेंट उन्होंने किया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जैसे प्रदेश आगे जब भी बढ़ पाता है जब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा। मैं समझ रहा हूँ कि जैसे प्रदेश के मुखिया ने जब से शपथ ली है, उस दिन से अब तक लगातार जो उनका कर्तव्य है उनको 100% वो अपना निर्वहन जैसे पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और जो उन्होंने कमिटमेंट किए वो कमिटमेंट जैसे पूरे कर रहे हैं। और वो प्रदेश के मुखिया होने के नाते जो उन्होंने कर्तव्य किया वो उनको वैसा ही करना था, और वो अपने कर्तव्य के अंदर ऐसे 100% अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपके पास ऐसा क्या जादू है? पाली और जोतू लोकसभा सीट दोनों के जो मतदाता हैं, अलग अलग 36 कौम के जो लोग हैं, उनका जुड़ाव आपसे है। लोकसभा चुनाव के अंदर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो पार्टी के संगठन में मजबूती को लेकर के रही है, जो आंकड़े बताते हैं, सर्वे बताते हैं। देखिए, मैं बोलना चाहिए जिस विधानसभा क्षेत्र से बोलना चाहिए प्रतिनिधित्व करने का जनता ने जो मुझे मौका दिया है, तो जब ओसियां की जनता विश्वास करती है तो ओसियां का मैसेज पूरे मारवाड़ से होता है। एक पार्टी के वफादार सिपाही होने के नाते जो जिम्मेवारी दी जाती है, उस जिम्मेवारी को पूर्ण निष्ठा के साथ उस जिम्मेवारी को पूरा करना ये हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कमिटमेंट किया था शपथ लेते ही कि
कि जितने भी पेपर लीक मामले के आरोपी, अकेले जोधपुर में 100 से ज़्यादा आरोपियों को आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में पकड़ा गया और खुद सीएम लगातार इसको मॉनिटरिंग करते रहे। आपको लगता है कि ऐसे कमिटमेंट पूरे करने से जनता में विश्वास मजबूत होता है? युद्ध से 100%, इसमें युद्ध से कहीं कोई शक शुबा की कोई युद्ध से गुंजाइश ही नहीं है। युद्ध से जब भी इस प्रकार के जो षड्यंत्र हुए और बोलते युवाओं के भविष्य के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, उसको आदरणीय भजनलाल जी ऐसे ठीक कर रहे हैं। और जोग संजोग से अभी जैसे माँ कुंभ भी है, श्री रामलला के मंदिर का निर्माण भी कार्य भी पूरा हो गया, उसके भी दर्शन हमने किए वहाँ जाके। सौभाग्य से रामलला की कृपा से मैं समझ रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जैसे लोगों की बोलते श्रद्धा भी थी और उस श्रद्धा के अनुसार बोलते रामलला के मंदिर में ऐसा संयोग भी सबसे ज़्यादा मारवाड़ से ही गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, आप कैसे देखते हैं? पिछले कुछ सालों से न तो घुसपैठ सुनते हैं, न पड़ोसी मुल्कों की ओर से कुछ इस तरह की कोशिश सुनते हैं। शांत, एक बहुत शांत तरीका अगर देखते तो राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, धर्म के प्रति लोगों की आस्था की बात करते हैं और कुंभ जैसे आयोजन में योगी जी के समर्पण की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की तस्वीर नरेंद्र मोदी ने एक देखी थी वो अब तस्वीर बिल्कुल सामने आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपने ये देखा होगा जिस प्रकार से बोलना चाहिए धारा 370 हटी, आपकी 35A हटी, जो छोटे छोटे देश जो भारत को आंख दिखाते थे वो आज भूखे कगार पे पहुंच गए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कहने से बोलना चाहिए रूस की बोलना चाहिए हवाई जहाज रुक जाए, रूस की तोपें रुक जाए, यूक्रेन की और आपकी नाटो की बोलना चाहिए तोपें रुक जाए और युद्ध रुक जाए और वहाँ से भारत के निवासी सुरक्षित लौट के आए। और तो और यही बात मीडिया के अंदर भी याद युद्ध से आ रही है कि यदि यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं तो एकमात्र नरेंद्र भाई मोदी रोक सकते हैं। ऐसा विश्व के किसी भी देश के अंदर जाए तो भारतीय पासपोर्ट की कितनी इज्जत से लोग बात करते हैं, आज भारतीयों की कितनी मान और सम्मान विश्व के अंदर बढ़ा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि अभी 10 दिन पहले एक विदेशी शासक ने कहा कि नरेंद्र मोदी इज द बॉस ऑफ वर्ल्ड और कोई फोटो खिंचवाता है, पैर छूता है। ये संस्कृति तो हमारे यहाँ की पैर छूने की, क्योंकि एक विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, ये क्या तस्वीर है? यही तो सनातन की संस्कृति है, यही तो बड़ों का सम्मान है, यही तो भारत की ताकत है। इसी ताकत को विश्व के अंदर मान और सम्मान दिलाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि उनकी जो ताकत है वो कार्यकर्ता है। और एक चीज़ हमने ही नोट करी कि आपके लिए भी कार्यकर्ता पहले है। किसी के घर में कोई शोक हो गया, किसी के घर में कोई खुशी हो गई, तो आप सब चीज़ छोड़ के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो जाते हैं, उनके सुख में और दुख में शामिल होते हैं। आपको लगता है कि ये कार्यकर्ता आपके लिए भी वही परिभाषा है जो नरेंद्र मोदी की है? ये कार्यकर्ता ही असली ताकत है भारत की, ये युवा ही असली ताकत है भारत की। और मैं समझ रहा हूँ विश्व का सबसे ज़्यादा युवा देश भी भारत है और भारत का यही युवा कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आपकी, हमारी सबकी, पूरे भारत की, पूरे राजस्थान की यही ताकत तो है। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे कि ओसियां पूरे विश्व के अंदर एक यहाँ का जो मंदिर है देवी का मंदिर, उसके लिए जाना जाता है, पर्यटन का भी एक क्षेत्र है। लेकिन वो जो रोशनी पड़नी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार की ओर से चाहे राजस्थान सरकार की ओर से, वो नहीं पड़ पाई है, जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर्यटकों की बहुतायत संख्या हो, एक बड़ा सेंटर हो। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जोधपुर से हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से आप कनेक्ट हैं। आपको लगता है कि ये आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी है, जिससे कि इसको इंटरनेशनल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके? भविष्य की योजनाओं को हम आप तक तो अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस चुनौती के मुताबिक ही काम होगा और एक दिन ओसियां जो है वो विश्व पटल पर पर्यटन की दृष्टि से रहेगा, क्योंकि माँ सचिया की धरा धरती है, ये शक्ति की ये दूसरी धरती है, ये भक्ति की ये दूसरी धरती है।
और जितने हिंदुस्तान में या विश्व के अंदर जितने भी ओसवाल हैं, ओसवालों का उद्गम स्थल ओसियां से है। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान भी हिंदुस्तान की मुख्य धारा में होते हुए मुझे विकास की गति को पूर्ण नए आयाम देंगे। रेस है काम की, और कहा है कि काम अभी आउट नहीं करेंगे लेकिन कुछ करके दिखाएंगे। ओसियां को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना, क्षेत्र की जनता की हर तरह की समस्या का समाधान करना, यह संकल्प तो है, लेकिन देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी से लेकर कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले गृह मंत्री अमित शाह और साथ में विजनरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राह पर चलकर इस ओसियां के क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ताकत है यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता। अब देख रही है कि आने वाले समय के अंदर ओसियां की तस्वीर के साथ साथ बहराम सियोर की तस्वीर कैसे बदलती है। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।